हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इकोनॉमिक्स थ्रू एमसीक्यू सीरीज। इस सीरीज के अंदर हम लोग कंप्लीट इकोनॉमिक्स को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के थ्रू कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। आज की क्लास में नेक्स्ट 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और काफी नए टॉपिक सीखने की कोशिश करेंगे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इंडिया? इनमें से कौन कौन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का पार्ट है ये पूछ रहा है। तो आपको पता होगा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को कौन मेंटेन करता है? इट इज मेंटेन बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है, पहला स्टेटमेंट बोल रहा है फॉरेन करेंसी एसेट्स। यस, इट इज पार्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ऑफ इंडिया। अब फॉरेन करेंसी एसेट्स में क्या क्या आता है? इट इंक्लूड्स टू फॉरेन करेंसी प्लस फॉरेन करेंसी बॉन्ड्स। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, इन दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं? वी कॉल इट फॉरेन करेंसी एसेट एंड इट इज द लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ऑफ इंडिया। दूसरा बोल रहा है डायमंड, नो, डायमंड इज नॉट पार्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ऑफ इंडिया। तीसरा बोल रहा है गोल्ड, यस, इट इज पार्ट ऑफ एफईआर। चौथा बोल रहा है स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स, यस, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स आर आल्सो पार्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ऑफ इंडिया। रिजर्व ट्रेंच पोजीशन, इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ऑफ इंडिया। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? 1, 3 एंड 4, मतलब मेरे 3 स्टेटमेंट करेक्ट हैं। हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव कॉन्स्टिट्यूट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व? आंसर इज ओनली 3। तो सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। इस टाइप के क्वेश्चन यूपीएससी ने 2022 से पूछना स्टार्ट करे। 2023 में क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंक्रीज हुए, 2024 में भी उम्मीद की जा रही है इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्या होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इंडिया फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कंप्राइजेस फॉरेन करेंसी एसेट्स, गोल्ड, एचडीआर, रिवर्स ट्रेंच पोजीशन इन द आईएमएफ। ये बात सही है क्या? ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि अभी हम लोगों ने देखा इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व किससे बना हुआ है? फॉरेन करेंसी एसेट, लार्जेस्ट कंपोनेंट है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का। गोल्ड से बना हुआ है, एचडीआर स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स प्लस रिवर्स ट्रेंच पोजीशन। अब ये आरटीपी और एचडीआर क्या होते हैं 2 मिनट में बता रहा हूं, पहले क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेते हैं। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं, एक्रीशन टू फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इज द आउटकम ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ एक्सेस ऑफ कैपिटल फ्लोज बैलेंस ओवर करंट अकाउंट फाइनेंसिंग नीड्स। ये बात भी सही है। एक्रीशन का मतलब क्या है कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इकट्ठा कैसे होता है आरबीआई के पास, या वो बढ़ता कैसे? फॉर एग्जांपल देयर इज एक्सेस लिक्विडिटी इन द मार्केट, तो आरबीआई क्या करेगा? उस एक्सेस लिक्विडिटी को जब सक करेगा मार्केट से, जब उसको खींचेगा तो उसके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्या हो जाएंगे? और ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगे। तो बात बिल्कुल सही है। Both the statement are correct. Select the correct answer using the code below. Both are correct. So answer is C. So C is the correct answer of question number 2. अब ये IMF का RTP और HDR क्या होता है, इसको एक बार अपन लोग यहाँ पर मैंने स्लाइड में बना दिया है, तो एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले समझते हैं IMF, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। ब्रेटन वुड्स में 2 संस्थाएं बनी थी, IMF और वर्ल्ड बैंक। अगर आपको IMF का मेंबर बनना है तो आपको 2 कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, और वो 2 कंडीशन क्या क्या है? सबसे पहले तो आपको मेंबरशिप लेना पड़ेगी किसकी? वर्ल्ड बैंक की। सो फर्स्ट यू हैव टू बी अ मेंबर ऑफ वर्ल्ड बैंक। तो अगर आप वर्ल्ड बैंक के मेंबर बन गए तो ही आप IMF के मेंबर बन सकते हो। दूसरा, अगर आप मेंबरशिप ले रहे हो तो कुछ मेंबरशिप आपको फीस देना पड़ेगी, जिसको हम बोलते हैं कोटा कंट्रीब्यूशन। अब जो कोटा कंट्रीब्यूशन है आपका, वो समय समय पे चेंज होता रहता है। आपने एक बार ऐसा नहीं कि मेंबरशिप ले ली, फीस दे दी तो काम हो गया। अगर आपकी इकोनॉमी ग्रो करेगी तो आपका कोटा कंट्रीब्यूशन भी ग्रो करेगा। मतलब बड़ी इकोनॉमी को ज्यादा कोटा कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, छोटी इकोनॉमी को कम कोटा कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। और ये हर 5 साल में रिव्यू होता है कि आपका कोटा बढ़ेगा या घटेगा। ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब जो कोटा है इट्स अ काइंड ऑफ फंड, क्योंकि आपको IMF में क्या करना पड़ेगा? कुछ ना कुछ फंड देना पड़ेगा। अब फंड आप किस फॉर्म में दे सकते हो? तो फंड आप 2 तरीके से दे सकते हो। इन योर नेशनल करेंसी, या तो इंडिया है तो अपने रूपी के फॉर्म में दे दे, या दूसरा है स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स। अब ये स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स अभी अपन ने देखा था, इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ऑफ इंडिया। तो स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स होता क्या है? सो स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स बनता है बास्केट ऑफ 5 करेंसी से। अब ये 5 करेंसीज कौन सी है? तो यहां पर दी हुई है मैंने, डॉलर, यूरो, जापानीज येन, पाउंड स्टर्लिंग एंड युआन। अगर ये करेंसीज हैं तो इन करेंसीज के अगेंस्ट आप क्या ले सकते हो? स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स फ्रॉम IMF। तो देखा जाए तो स्पेशल ड्रॉइंग राइट अपने आप में कोई करेंसी नहीं है, लेकिन स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स को चाहो तो आप डॉलर में कन्वर्ट कर लो, चाहो तो यूरो में कर लो, चाहो तो जापानीज येन में कर लो। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स में देखा जाए तो यहाँ पे इंडियन रूपी क्यों नहीं है? उसके साथ ऐसा भेदभाव क्यों? क्योंकि ये लिस्ट में आने के लिए, 5 करेंसी की लिस्ट में आने के लिए आपको 2 कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ता है। चाइनीज युआन अभी अभी रिसेंटली ऐड हुआ है कुछ सालों में, उसके पहले 4 ही थे। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। मतलब अगर 6वां भी ऐड हो सकता है इसमें, लेकिन अगर वो 2 कंडीशन सेटिस्फाई करे तो वो 2 कंडीशन क्या है? फर्स्ट, यू हैव टू बी अ एक्सपोर्टिंग कंट्री। एक्सपोर्टिंग कंट्री मतलब आपको वर्ल्ड टॉप 5 एक्सपोर्टिंग कंट्रीज में आना पड़ेगा, तब आप इस लिस्ट में शायद ऐड हो जाओगे। प्लस जो आपकी करेंसी है वो फ्रीली यूजेबल होना चाहिए फॉर वर्ल्ड ट्रेड। तो इंडिया की करेंसी, ना तो इंडिया टॉप 5 एक्सपोर्टर में आता, ना तो उसकी करेंसी फ्रीली यूजेबल है, इसलिए यहां पर इंडियन रूपी नहीं है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब जो भारत ने टोटल कंट्रीब्यूशन करा, देखो एचडीआर तो मैंने आपको समझा दिया, व्हाट इज दिस स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स। अब बच गया रिवर्स ट्रेंच पोजीशन। ये क्या होता है? इंडिया ने जो कंट्रीब्यूशन किया, कंट्रीब्यूशन इज टोटल कंट्रीब्यूशन इज 100%। तो जो भी भारत ने कंट्रीब्यूशन किया उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया।
25% एंड 75%। तो जो कंट्रीब्यूशन है उसके 25% को बोलते हैं रिवर्स ट्रेंच, क्या बोलते हैं, रिवर्स ट्रेंच पोजीशन, और बाकी 75% को बोलते हैं क्रेडिट ट्रेंच। अगर मान लो भारत में बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आ जाता है तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस के समय इंडिया किसको अप्रोच करेगा, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, जैसा हमने 1991 में किया था। आईएमएफ फंड कहां से देगा भारत को, पैसा कहां से लाकर देगा, वो आप ही के कंट्रीब्यूशन में से देगा। तो जो आपका 25% है रिवर्स ट्रेंच, वो क्रेडिट ट्रेंच से अलग कैसा है कि जब भी आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आई तो आप जब चाहो इस 25% को 100% यूज कर सकते हो विदाउट एनी फीस। मतलब आपको इस पे कोई इंटरेस्ट वगैरह नहीं देना पड़ेगा आईएमएफ को। आप बोलोगे भाई हमारा पैसा हमको डाल दो, फटाक से डाल देगा, समझ में आया। लेकिन मान लो 25% को यूज करने के बाद भी आपकी बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस नहीं मिटती है, तब आपको क्या करना पड़ेगा, तब आपको क्रेडिट ट्रेंच को यूज करना पड़ेगा। नाम से ही पता चल रहा है इट्स अ क्रेडिट, इट्स अ काइंड ऑफ लोन जिसपे आपको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। समझ में आ गया आपको, व्हाट इज दिस एचडीआर, व्हाट इज दिस रिजर्व ट्रेंच पोजीशन। काफी लोग इस टॉपिक को काफी डिफिकल्ट बना देते हैं, मैंने एकदम कंपाइल करके इजी बनाने की कोशिश करी है। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हो, हमेशा आपको काम आता रहेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन वापस अपने। क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आ गया होगा आपको क्या है, व्हाट इज दिस क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, द प्राइस ऑफ एनी करेंसी इन इंटरनेशनल मार्केट कैन बी फ्लक्चुएटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर। किसी भी करेंसी की प्राइस इंटरनेशनल मार्केट में कैसे फ्लक्चुएट करती है। तो भाई हम लोगों ने पहले भी देखा था चैप्टर नंबर 6 पे, हम लोग पिछली क्लास में क्वेश्चन करके आए फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो क्लास नंबर 13 और 14 इसी पे डेडिकेटेड है, तो एक बार आप उसको देख लोगे तो आपको सारी चीजें समझ में आएगी। करेंसी की डिमांड और सप्लाई के कारण करेंसी क्या होती है, फ्लक्चुएट होती है। आप कितना इंपोर्ट करते हो, कितना एक्सपोर्ट करते हो, जिसके कारण पता चलता है आपकी करेंसी की डिमांड एंड सप्लाई कितनी है। स्टेटमेंट 1 बोल रहा है डिमांड फॉर द गुड सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द कंट्री कंसर्न। क्या इस पे होती है करेंसी, यस। वो कौन से गुड्स को सप्लाई कर रहा है और कौन से गुड्स को इंपोर्ट कर रहा है, उसी पे तो उसकी करेंसी की वैल्यू डिसाइड होती है कि वो फ्लक्चुएट होगी या नहीं होगी, स्टेबल होगी, एप्रिशिएट होगी, डेप्रिशिएट होगी। सारी चीजें किसके ऊपर डिपेंड करती है, इसके ऊपर डिपेंड करती है। दूसरा बोल रहा है स्टेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द कंसर्न कंट्री, यस। अगर गवर्नमेंट स्टेबल है तो लोगों का ट्रस्ट बढ़ेगा, ट्रस्ट बढ़ेगा तो करेंसी की वैल्यू भी शायद बढ़ जाएगी। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तीसरा बोल रहा है वर्ल्ड बैंक। देखा जाए तो वर्ल्ड बैंक हैज नो रोल टू प्ले इन द फ्लक्चुएशन ऑफ इंटरनेशनल करेंसी। तो यहां पर मेरा थर्ड स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। पूछ रहा है हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट। हाउ मेनी, 1 and 2, दो स्टेटमेंट मेरे करेक्ट है तो ओनली टू इज गिवन इन बी, सो बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। ध्यान रखना है आपको, काफी इजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 केबीसी का ₹1 वाला क्वेश्चन है। इन इंडिया फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आर मैनेज्ड बाय, हु मैनेज द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, इट इज बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसको एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 5, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अजर्शन रीजनिंग वाला क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन भी यूपीएससी आजकल बहुत पूछ रहा है। अजर्शन क्या बोल रहा था, रियल एक्सचेंज रेट इज ऑफन टेकन एज मेजर ऑफ कंट्रीज एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस एज अगेंस्ट नॉमिनल एक्सचेंज रेट। तो भाई सबसे पहले समझना पड़ेगा रियल एक्सचेंज रेट क्या होता है, नॉमिनल एक्सचेंज रेट क्या होता है। भाई नॉमिनल एक्सचेंज रेट का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जांपल जो आज का रेट चल रहा है $1 बराबर कितने रुपए चल रहा है, फॉर एग्जांपल 80 रुपीज। सो दिस इज नॉमिनल एक्सचेंज रेट, ये इसको मैं क्या बोलता हूँ, नॉमिनल एक्सचेंज रेट। अब मुझे अगर रियल एक्सचेंज रेट पर आना है तो मैं इसको किससे एडजस्ट करूंगा, इन्फ्लेशन के साथ एडजस्ट करूंगा। अब आप बोलोगे रियल एक्सचेंज रेट पे कैसे आऊंगा मैं, तो जब मैं नॉमिनल एक्सचेंज रेट को इन्फ्लेशन के साथ एडजस्ट कर दूंगा तो मैं कहां जाऊंगा, रियल एक्सचेंज रेट पर। अब आप बोलोगे एडजस्ट कैसे करें, तो उसके लिए हमको एक नया वर्ड यूज करना पड़ेगा, वी कॉल इट पीपीपी, परचेजिंग पावर पैरिटी। परचेजिंग पावर पैरिटी का मतलब है कि अगर मैं कोई भी गुड्स लूं, ऐसे गुड्स जो दोनों कंट्री में सेम हो। फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूं एक टेलीविजन, ये टेलीविजन की मैं दो जगह कॉस्ट निकालता हूं। एक मैंने कॉस्ट निकाली इंडिया में, है ना, सेम टेलीविजन है, और एक मैंने निकाली यूएसए में, है ना। इंडिया में टेलीविजन कितने का था, फॉर एग्जांपल इंडिया में था ये 10,000 रुपए का, और यूएसए में कितने का था, तो ये था $1,000 का, और इंडिया में किस में चलता, रूपी में। तो देखा जाए सेम टेलीविजन है, सेम टेलीविजन है, इंडिया में कितने का है 10,000 का, यूएसए में कितने का 1,000 का। अगर मैं इसके हिसाब से दोनों को निकालूं तो मुझे समझ में आता है $1 इज इक्वल टू 10 रुपीज आ रहा है। ये समझ में आ रहा है आपको, $1 इज इक्वल टू 10 रुपीज। सो दिस इज रियल एक्सचेंज रेट। परचेजिंग पावर पैरिटी देखा जाए, अगर कोई भारत का आदमी 10,000 रुपए कमा के एक टीवी खरीद लेता है और यूएसए का कोई आदमी $1,000 कमा के एक टीवी खरीद लेता है, तो देखा जाए तो दोनों की इनकम बराबर है, दोनों का लिविंग स्टैंडर्ड सेम है। क्यों? क्योंकि जो भारत में 10,000 रुपए में चीज मिलती है वो यूएसए में कहां मिलती है, $1,000 में। लेकिन नॉमिनल के हिसाब से देखा जाए तब तो उसको 80,000 रुपए मिल रहा है यूएसए में।
भारत में आके वो शायद 8 टीवी खरीद सकता है, लेकिन यूएसए में सिर्फ वो एक ही टीवी खरीद सकता है। तो इससे हमको लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड पता चलता है। तो यूएसए में महंगाई बहुत ज्यादा है, इसलिए लोगों की इनकम को भी ज्यादा बनाना पड़ेगा, तभी उनका भारत के लोगों के जैसा लाइफ स्टाइल होगा। आप सोचते हो कि हमारी इनकम 50,000 है, तो क्या यूएस वाला अगर $800 कमा लेगा तो उसकी इनकम आपके बराबर हो जाएगी? आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि वहां पर इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, चीजों के प्राइसेस बहुत ज्यादा है, लेबर के जो रेट्स हैं वो बहुत ज्यादा है, जिसके कारण चीजों की महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो वो जो हम काउंट करते हैं वी कॉल इट नॉमिनल एक्सचेंज रेट। लेकिन अगर उसको इन्फ्लेशन के साथ एडजस्ट कर दे देन वी विल अराइव एट द रियल एक्सचेंज रेट। और रियल एक्सचेंज रेट क्या निकला? $1 इज इक्वल टू 10 रुपीज। और परचेजिंग पावर पैरिटी का मतलब क्या है कि दो देशों में अगर मैं सेम बास्केट ऑफ गुड्स को कंपेयर करने की कोशिश करता हूं तो मुझे पता चलता है कि व्हाट इज रियल एक्सचेंज रेट। पहला बोल रहा है रियल एक्सचेंज रेट इज ऑफन टेकन एज मेजर ऑफ कंट्रीज एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस एज अगेंस्ट नॉमिनल एक्सचेंज रेट। बात बिल्कुल सही है। रीजन क्या बोल रहा है? इट टेक्स इनटू अकाउंट परचेजिंग पावर ऑफ बोथ द नेशन इन्वॉल्व। बिल्कुल, परचेजिंग पावर से ही तो रियल एक्सचेंज रेट निकल के आया। सो असर्शन भी करेक्ट है और रीजन उसको एक्सप्लेन कर रहा है। सो इन द कंटेक्स्ट ऑफ द अबव व्हिच ऑफ दीज इज करेक्ट? So A is the correct answer because A is correct and R is appropriate explanation of A. So A is the correct answer of question number 5. यहाँ पर मैंने बड़ा शॉर्ट में बताया आपको नॉमिनल एक्सचेंज रेट क्या होता है, रियल एक्सचेंज रेट क्या होता है, प्लस परचेजिंग पावर पैरिटी होती क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी आइडेंटिफाइड एज हार्ड करेंसी? भाई किसके बारे में बात कर रहा है? हार्ड करेंसी। हार्ड करेंसी क्या होती है? मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया। हार्ड करेंसी जिसका लोगों के ऊपर ट्रस्ट रहता है वो करेंसी को हम क्या बोलते हैं? हार्ड करेंसी। इट इज इजीली एक्सेप्टेबल, इसको लोग क्या कर लेते हैं? एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये ट्रेड के बहुत ज्यादा काम में आती है, पूरी दुनिया में इसका चलन होता है, मतलब बहुत ही लिक्विड करेंसी होती है, लोग इसको इजीली एक्सेप्ट करते हैं। उस टाइप की करेंसी इसको हम क्या बोलते हैं? हार्ड करेंसी। ये बहुत जल्दी फ्लक्चुएट नहीं होती है, तो काफी कैसी रहती है? स्टेबल रहती है। तो अगर ये सारे फीचर किसी करेंसी के अंदर है तो हम उसको क्या बोलते हैं? हार्ड करेंसी। अगर मैं पूछूं क्या इंडियन रुपी हार्ड है? देखो ट्रस्ट है लेकिन इंडियंस का, विदेशियों का उतना नहीं है। एक्सेप्टेबिलिटी है, इंडिया में तो है लेकिन विदेशी उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, बिकॉज इंडिया इज इंपोर्ट डिपेंडेंट नेशन। हम एक्सपोर्ट करते ही नहीं तो लोगों को ज्यादा रुपए की जरूरत पड़ती नहीं, फ्रीली यूज भी नहीं होती है ट्रेड में, स्टेबल भी नहीं है। आज 60 रुपए, कल 70 रुपए डॉलर के अगेंस्ट, परसों 80, कभी 90, 85 ऐसा ही चलती रहती है। सो इवन रुपी इज नॉट अ हार्ड करेंसी। तो इनमें से पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी आइडेंटिफाइड एज हार्ड करेंसी? इनमें से कौन सी हार्ड करेंसी है? फॉर एग्जाम्पल हार्ड करेंसी, पाउंड इज अ हार्ड करेंसी, यूरो इज अ हार्ड करेंसी। तो ये मैं बता रहा हूं हार्ड करेंसीज क्या होती है, स्टेबल है, ये उनके सारे फीचर्स हैं। पहले बोल रही वेनेजुएलन बोलीवर। भाई वेनेजुएला में अभी क्राइसिस चल रही थी, ये तो सबसे ज्यादा इनस्टेबल करेंसी, तो ये तो हार्ड करेंसी हो ही नहीं सकती। जापानीज येन, यस, जापान बड़ी स्ट्रांग कंट्री है, स्ट्रांग इकोनॉमी, एक्सपोर्ट भी बहुत ज्यादा करती है, उसकी करेंसी स्टेबल भी रहती है, लोगों का ट्रस्ट है, इजीली एक्सेप्ट होती है, ट्रेड के काम में आती है। तो यस, जापानीज येन इज अ हार्ड करेंसी। ईरानियन रियाल, ये भी बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होता है डॉलर के अगेंस्ट, तो ये भी नहीं। श्रीलंका ये तो खुद ही कोलैप्स कर गया, तो ये भी नहीं हो सकता हार्ड करेंसी। तो हार्ड करेंसी क्या होती है, जिसके फीचर मैंने आपको बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने के पहले फ्रेंड्स बता देता हूं, अगर आप लोग भी यूपीएससी और एमपीपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, दैट टू एट मोस्ट अफोर्डेबल प्राइस ऑफ ₹4500 ओनली, जिसमें आपको प्री प्लस मेंस का कंप्लीट बैच प्रोवाइड कराया जाता है, जिसमें कंप्लीट सिलेबस कवर कराया जाएगा, जिसकी वैलिडिटी होने वाली है 1 ईयर। तो अगर आप इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हो तो आप परसिवरेंस आईएएस की ऐप को डाउनलोड कर सकते हो और सारे कोर्स को एक्सेस कर सकते हो। अगर आपको कोई भी डाउट आता है किसी भी चीज़ से रिलेटेड तो आप मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हो 9113911223 के ऊपर। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। और अगर ये एमसीक्यू सीरीज को आप कंप्लीट देखना चाहते हो, इस पूरी एमसीक्यू सीरीज को अगर आप कंप्लीट देखना चाहते हो विदाउट एडवर्टाइजमेंट, तो बहुत ही नॉमिनल रेट पे अवेलेबल है हमारी ऐप के ऊपर, जाके वहां पर देख सकते हो, जिसमें इस टाइप के सारे पीडीएफ वगैरह जो है वो भी अपलोडेड मिलेंगे आपको। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। फॉलोइंग स्टेटमेंट, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2। स्टेटमेंट 1 बोल रहा है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स रिसीव्ड थ्रू फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट डिपॉजिट्स। फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट डिपॉजिट्स मतलब कि फॉरेन करेंसी में हमको कुछ पैसा मिला, किसके थ्रू? जो नॉन रेसिडेंट है, जो हमारे भाई लोग बाहर रह रहे हैं, जापान अमेरिका में रह रहे हैं, वो कुछ पैसा भारत में भी बैंकों में भी जमा कर देते होंगे, तो उनसे जो हमको डिपॉजिट मिला, तो बोल रहा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व थ्रू फॉरेन रिसीव्ड थ्रू फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट डिपॉजिट कैन नॉट बी यूज बाय इंडिया टू फाइनेंस इट्स करंट अकाउंट डेफिसिट। भाई ऐसा क्यों? अगर हमारे पास पैसा है तो हम उसको करंट अकाउंट डेफिसिट को फाइनेंस करने के लिए क्यों यूज नहीं करेंगे? बिल्कुल यूज करेंगे। तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो जाएगा, बिकॉज ये बोल रहा कैन नॉट बट इट कैन बी यूज टू फाइनेंस इट्स करंट अकाउंट डेफिसिट। अब आप बोलोगे फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट डिपॉजिट, बी मतलब क्या है? बैंक, क्योंकि वो इंडियन बैंक्स में पैसा जमा करते हैं और आरबीआई ने अलाउ कर रखा दैट इंडियन बैंक्स कैन रिसीव फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट डिपॉजिट्स ऑल्सो, और वो फॉरेन करेंसी में रहते हैं, ये चीज आपको ध्यान रखना है। हाँ, अगर नॉन रेसिडेंट चाहे तो वो इंडियन रूपी में भी पैसा जमा कर सकता, अपने पैसे को लाए, कन्वर्ट करे और रूपी में भी जमा कर दे, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। दूसरा क्या बोल रहा है?
फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट बी मतलब बैंक्स is the only way non-resident India can invest in India and fund held in this account are freely repatriable। देखो फंड्स आर फ्रीली रिपेट्रिएबल, उसका माने वो लेके भी चला जाए, लेकिन क्या बोल रहा है, इज दी ओनली, क्या ये सिर्फ एकमात्र तरीका, इज दी ओनली वे एनआरआई कैन इन्वेस्ट इन इंडिया। नहीं, वो चाहे तो फॉरेन करेंसी में इन्वेस्ट करे, चाहे तो वो इंडियन करेंसी में इन्वेस्ट करे, उसके ऊपर है, चाहे तो वो अपनी फॉरेन करेंसी को इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करा के भी इन्वेस्ट कर सकता है। सो दिस इज नॉट दी ओनली वे, देयर आर सम अदर वेज ऑल्सो। तो ये भी मेरा क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड बिलो। बोथ ऑफ देम आर इनकरेक्ट, सो आंसर इज डी। सो डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। अब आप बोलोगे ये क्वेश्चन के लिए इतने फैक्ट्स होना पता जरूरी है क्या? आंसर इज नो। कितने जनरल स्टेटमेंट है, फॉरेन करेंसी में अगर हमारे पास कोई डिपॉजिट आया तो हम उसको करंट अकाउंट डेफिसिट को फाइनेंस करने के लिए यूज क्यों नहीं कर सकते? तो इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। दूसरा बोल रहा है ओनली, इस टाइप के एक्सट्रीम स्टेटमेंट तो यूजुअली यूपीएससी में गलत होते हैं। और बोल रहा है कि एनआरआई सिर्फ फॉरेन करेंसी में ही इन्वेस्ट कर सकता। अरे एनआरआई मतलब इंडियन, ही इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, तो उसके पास तो सारे अधिकार है, वो अपनी करेंसी को कन्वर्ट करा के रुपए में क्यों नहीं इन्वेस्ट कर सकता? सो सेकंड इज ऑल्सो रॉन्ग। सो हियर आंसर इज डी, बोथ ऑफ देम आर इनकरेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ फैक्ट्स वगैरह दे रखे, आप लोग आराम से देख लेना वो और कौन से तरीके से कर सकता है। ये दो तरीके यहाँ पर और दिए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट करेंसी स्वैप अरेंजमेंट। किसके ऊपर क्वेश्चन है? करेंसी स्वैप अरेंजमेंट। अब ये करेंसी स्वैप अरेंजमेंट क्या होता है मैं जल्दी से बता देता हूँ। मान लो दो कंट्रीज है, इंडिया और एक साइड है जापान। ये दोनों कैसे देश हैं? दोनों फ्रेंडली नेशन है ना। तो ये एक दूसरे के साथ क्या करते हैं? ट्रेड करते हैं। लेकिन ट्रेड करते होंगे तो ट्रेड करने के लिए इनको करेंसी एक्सचेंज करना पड़ता होगा। तो क्या जरूरी है हमेशा ये ट्रेड डॉलर में ही करें? नहीं, ये जरूरी नहीं है। करेंसी स्वैप अरेंजमेंट इस टाइप का एक अल्टरनेटिव अरेंजमेंट है जिसमें दो फ्रेंडली नेशन जिनके बीच सब्सटेंशियल ट्रेड होता है, जिनका एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट है, वो चाहे तो अपनी लोकल करेंसीज में भी क्या कर सकते हैं? ट्रेड कर सकते हैं। तो ये चीज आपको समझ में आई। लेकिन वो ट्रेड करेंगे तो उसके पहले कोई अरेंजमेंट बनाएंगे और उस अरेंजमेंट को ही हम क्या बोलेंगे? करेंसी स्वैप अरेंजमेंट। तो ध्यान रखोगे आप, करेंसी स्वैप अरेंजमेंट क्या होता है? जैसे इंडिया ने रशिया के साथ कर सका है, मतलब इंडिया रशिया को रुपए में ही देगा पैसा और रशिया अपनी करेंसी में देगा, बाद में एक दूसरे को वो क्या कर लेंगे? चेंज कर लेंगे। इंडिया ने जापान के साथ ये एग्रीमेंट कर रखा है, इंडिया ने आसियान देशों के साथ ये एग्रीमेंट कर रखा है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। करेंसी स्वैप अरेंजमेंट होता क्या है? हाँ, अब आप बोलोगे इंडिया की करेंसी इज अ सॉफ्ट करेंसी, बोले वो तो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होती है, और जापान की एक हार्ड करेंसी जो स्टेबल है, ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं होती है। हो सकता है इसमें जापान को लॉस भी हो जाए, लेकिन वो कुछ अमाउंट तक के लिए एक प्री डिटरमाइंड रेट डिसाइड कर लेते हैं कि भाई हम लोगों ने इतना रेट डिसाइड किया है, तो बोले अब इसमें डॉलर पे हम लोग नहीं जाएंगे, अपनी लोकल करेंसी को ही एक्सचेंज करेंगे और डॉलर में ट्रेड करेंगे ही नहीं, एक दूसरे के साथ लोकल करेंसी को ही क्या करेंगे? एक्सचेंज करते रहेंगे एट अ प्री डिटरमाइंड रेट। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। चलिए अब स्टेटमेंट को देख लेते हैं, क्या बोल रहे हैं। दो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2। स्टेटमेंट 1 बोल रहा है इट इज अ मल्टीलैटरल अरेंजमेंट वेयर मेंबर कंट्रीज एडहेयर टू सिंगल करेंसी फॉर ऑल ट्रेडिंग एंड ट्रांजैक्शन पर्पस विद ऑल अदर मेंबर कंट्रीज। सबसे पहले देखना, सिंगल करेंसी ये भी एक गलत हो गया। मान लो इंडिया और जापान ट्रेड कर रहे हैं, तो जापान अपनी करेंसी में पैसा देगा, इंडिया अपनी करेंसी में पैसा देगा, तो सिंगल करेंसी नहीं आएगी, पर मल्टीपल करेंसीज हो सकती है। एंड नॉट फॉर ऑल ट्रेडिंग एंड ट्रांजैक्शन पर्पस, वो कुछ डिसाइडेड रहेगा। ऐसा नहीं कि हर चीज में ही भारत बोले कि हम तो रुपये में ही पेमेंट करेंगे, तो जापान हो सकता है मना भी कर दे। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। स्टेटमेंट 1 क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट हो जाएगा। रशिया के साथ भी यही हुआ था भाई, इंडिया तो बोल रहा था हम रुपये में पेमेंट करेंगे, लेकिन रशिया बोल रहा था हमको रुपये में पेमेंट नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि हम ऑयल एक्सपोर्ट कर रहे हैं और हम बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हम आपके इतने रुपए का करेंगे क्या? दूसरा क्या बोल रहा है? एक्सचेंज रेट्स आर यूजुअली प्री डिटरमाइंड बाय कंट्रीज इन करेंसी स्वैप एग्रीमेंट। यस, एक्सचेंज रेट आर यूजुअली प्री डिटरमाइंड। तो ये बात बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 2 मेरा करेक्ट है। इंडिया ने आसियान देशों को करेंसी स्वैप एग्रीमेंट के तहत प्री डिटरमाइंड रेट पे एक्सचेंज रेट को भी फिक्स कर दिया है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। थर्ड बोल रहा है इंडिया हैज नो फ्रेमवर्क ऑन करेंसी स्वैप अरेंजमेंट विद सार्क कंट्रीज टिल डेट। ऐसा नहीं है, सार्क कंट्रीज में बहुत सारे देश हैं। सार्क कंट्रीज में क्या करेंसी स्वैप एग्रीमेंट किसी भी देश के साथ नहीं है? ऐसा नहीं है, कुछ कंट्रीज के साथ करेंसी स्वैप एग्रीमेंट्स है। इंडिया हर उस देश के साथ करेंसी स्वैप एग्रीमेंट करना चाहता है जो इस एग्रीमेंट पे एग्री कर जाता है। तो स्टेटमेंट 3 मेरा क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट हो जाएगा। ओनली 2 इज करेक्ट। हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट? ओनली 1 स्टेटमेंट इज करेक्ट। क्यों? क्योंकि सिर्फ 2 करेक्ट है, 2 इनकरेक्ट है। तो मेरा क्या हो जाएगा आंसर? ए, दैट इज ओनली 1। इस टाइप के क्वेश्चन यूपीएससी पूछ रहा है, तो मैंने इस बार स्लाइड में कुछ इंक्लूड करे। यहाँ पर डेफिनेशन दी हुई है, अ करेंसी स्वैप अरेंजमेंट इज एन अरेंजमेंट बिटवीन टू फ्रेंडली कंट्रीज विच हैव रेगुलर, अब ये फ्रेंडली नहीं भी हो सकती, पाकिस्तान के साथ भी हो सकता अरेंजमेंट, विच हैव रेगुलर सब्सटेंशियल और इंक्रीजिंग ट्रेड टू बेसिकली इन्वॉल्व इन ट्रेडिंग इन देयर ओन लोकल करेंसीज। वो अपनी लोकल करेंसी में ही ट्रेड करना चाहती हैं। वेयर
both pay for import and export trade at the predetermined rate of exchange without bringing the third country currency like the US dollar। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, सार्क कंट्रीज के साथ क्या क्या है वो मैंने यहाँ पर दे रखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। अगेन बताया ये पूरे क्वेश्चन की अगर आपको पीडीएफ वगैरह चाहिए आराम से जाओ ऐप के ऊपर सारी पीडीएफ वगैरह आपको देखने के लिए मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 है इंडिया फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इज नियरली इक्वल टू 10 मंथ्स ऑफ इंडिया इंपोर्ट। हाँ, इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कितना रहता है तो अराउंड 600 बिलियन डॉलर्स रहता है। कितना रहता है 600 बिलियन डॉलर्स। अब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व काय में रहता तो अब आपको याद होगा फॉरेन करेंसी एसेट्स में रहता है, गोल्ड में रहता है, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स में रहता है, रिवर्स ट्रेंच पोजीशन में रहता है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है कि किस किस चीजों में वो रहता है। तो वो कितना है अराउंड 600 बिलियन डॉलर एंड इट इज इक्वल टू नियरली 10 मंथ्स ऑफ इंपोर्ट। क्यों, अगर इंडिया का सब धंधा बंद हो जाए तब भी वो 10 महीने तक इंपोर्ट कर सकता है, इतना आरबीआई के पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है। वैसे गाइडलाइंस तो बोलती है कि 9 महीने तक का होना चाहिए, लेकिन हमारा तो और ज्यादा है, तो वी आर ऑन द सेफर साइड। स्टेटमेंट 2 बोल रहा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मैनेजेस फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इन इंडिया। बिल्कुल ये काम किसका, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का है। तो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। Which of the statement given above is are correct? So both of them are correct. So answer is C. So C is the correct answer of question number 9. Easy question था काफी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग स्पेशल ड्राइंग राइट्स। किसके ऊपर, स्पेशल ड्राइंग राइट्स के ऊपर क्वेश्चन है। स्पेशल ड्राइंग राइट्स क्या है अभी हम लोगों ने देखा था, यहाँ पर एक बार जल्दी से आपको फिर से रिकैप करा देता हूँ व्हाट इज दिस स्पेशल ड्राइंग राइट्स, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। आईएमएफ में आपने क्या किया, कंट्रीब्यूशन, जिसको हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट कोटा कंट्रीब्यूशन, है ना। कोटा कंट्रीब्यूशन करना है आपको, तो आप किस फॉर्म में फंड दे सकते हो, नेशनल करेंसी और स्पेशल ड्राइंग राइट्स। तो एसडीआर के फॉर्म में भी दे सकते हो। मैंने पहले ही बताया था स्पेशल ड्राइंग राइट अपने आप में कोई करेंसी नहीं है, लेकिन स्पेशल ड्राइंग राइट एक स्पेशल अरेंजमेंट है जो आईएमएफ ने बनाया 1969 में। स्पेशल ड्राइंग राइट्स को अगर खरीदना है तो आप इन 5 करेंसी के थ्रू स्पेशल राइट्स में कंट्रीब्यूशन कर सकते हो। अगर आपको स्पेशल ड्राइंग राइट को चेंज कराना है तो आप स्पेशल ड्राइंग राइट कोई करेंसी नहीं है, आप इनमें से कोई भी करेंसी लेके बाहर हो सकते हो। इन करेंसीज में आने के लिए 2 कंडीशंस थी जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। चलिए अब क्वेश्चन को देख लेते हैं क्या बोल रहा है स्पेशल ड्राइंग राइट्स पे। अगेन एक क्वेश्चन आ गया है। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है द एसडीआर इज एन इंटरनेशनल रिजर्व एसेट्स क्रिएटेड बाय आईएमएफ इन 1969 टू सप्लीमेंट इट्स मेंबर्स कंट्रीज ऑफिशियल रिजर्व। बात बिल्कुल सही है, मेंबर कंट्री के ऑफिशियल रिजर्व को बढ़ाने के लिए आईएमएफ ने ये अरेंजमेंट पूरा बनाया ताकि वो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस से डील कर पाए। दूसरा बोल रहा है एसडीआर इज नाइदर अ करेंसी नॉर अ क्लेम ऑन आईएमएफ। बात बिल्कुल सही है, एसडीआर अपने आप में करेंसी नहीं है, ना वो आईएमएफ के ऊपर क्लेम है। फॉर एग्जांपल आप लेके गए कि भाई मेरे पास एक एसडीआर है, अब क्या करूं, तो आईएमएफ आपको क्या बोलेगा, क्या दूं एक एसडीआर के बदले। फॉर एग्जांपल 1 एसडीआर इज इक्वल टू $1, तो बोलेगा या तो डॉलर ले लो, या डॉलर को आप चाहो तो येन में, युआन में, जिसमें कन्वर्ट कराना हो कराते रहना। लेकिन एसडीआर अपने आप में करेंसी नहीं है, लेकिन एसडीआर के बदले आप एक प्रॉपर करेंसी ले सकते हो। सो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। थर्ड बोल रहा है एसडीआर एलोकेशंस कैन प्ले अ रोल इन प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी एंड सप्लीमेंटिंग मेंबर कंट्रीज ऑफिशियल रिजर्व। बात बिल्कुल सही है, अगर एसडीआर आपके पास है इट मींस आपके पास लिक्विडिटी है, तो आपके ऑफिशियल रिजर्व में भी काउंट होता है। क्योंकि मैंने ऑलरेडी बताया फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ऑफ इंडिया ऑल्सो इंक्लूड्स स्पेशल ड्राइंग राइट्स। तो अगर आपके पास बहुत सारे स्पेशल ड्राइंग राइट्स हैं तो आप एसडीआर को डॉलर में कन्वर्ट कर सकते हो, तो इजीली आपको लिक्विडिटी की प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये वाली बात भी सही हो जाएगी मेरी। हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट? 3 statements are correct, so answer is all 3. So all 3 are correct, so answer is C. So C is the correct answer of question number 10. The value of SDR is based on the basket of 5 currency, और वो 5 currency कौन सी है, यूएस डॉलर है ना, यूरो, चाइनीज रेनमिंबी एंड जापानीज येन। चाइनीज रेनमिंबी जिसको युआन भी बोला जाता है, या फिर ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग जो दिया हुआ है। तो 5 करेंसीज आपको ध्यान रखना है, उसमें यूरो भी है और ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग भी है, जापानीज का येन भी है, चाइनीज का युआन भी है और यूएस डॉलर भी है। अच्छा, अगर मैं आपसे बात करूं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ता घटता रहता है क्या? हाँ, देखना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व घटता बढ़ता रहता है। क्यों? क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में क्या है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इंक्लूड्स गोल्ड। अगर गोल्ड की कीमतें घटेंगी बढ़ेंगी तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी घटेगा बढ़ेगा आपका। हो सकता है गोल्ड 50,000 रुपये है तो आपका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जितना है उतना है, कल को 60,000 रुपये हो गया तो आपका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व अपने आप बढ़ गया। दूसरा, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में क्या रहते हैं, फॉरेन करेंसी एसेट्स रहते हैं। फॉरेन करेंसी एसेट्स मतलब उसमें आप अलग अलग करेंसी रख सकते हो सकता है वो करेंसी यूएस डॉलर के अगेंस्ट फ्लक्चुएट हो रही है तो भी आपका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्या होगा, फ्लक्चुएट होगा। प्लस फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में क्या रहते हैं, एसडीआर।
अब एचडीआर में यूएस डॉलर भी हो सकता है, येन भी हो सकता है, युआन भी हो सकता है। तो अगर ये फ्लक्चुएट होगा तो भी आपका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्या होगा, फ्लक्चुएट होगा। और जब इन कारण से वो फ्लक्चुएट होता तो हम इसको क्या बोलते हैं, बिकॉज ऑफ वैल्यूएशन इट इज फ्लक्चुएटिंग। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, वैल्यूएशन के कारण भी क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमारा फ्लक्चुएट होता रहता है। जैसे अभी हुआ आरबीआई का अराउंड $20 बिलियन वो कम हो गया। ऐसा क्यों हुआ, कम क्यों हो गया, क्योंकि आरबीआई ने कहां इन्वेस्ट कर रखा है, फॉरेन करेंसी एसेट्स में। फॉरेन करेंसी एसेट्स में उसने डॉलर ले रखा होगा, अलग अलग करेंसी ले रखी होगी। अभी डॉलर तो स्ट्रांग है, लेकिन जो बाकी करेंसीज हैं वो क्या हो गई, वीक हो गई। अगर वो वीक हो गई तो उसके कारण क्या हुआ, हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कम हो गया बिकॉज ऑफ द वैल्यूएशन इफेक्ट। आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। अगेन परचेजिंग पावर पैरिटी के ऊपर है। परचेजिंग पावर पैरिटी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया क्या है। अगर आप सेम गुड्स को अलग अलग देशों में खरीद के कंपेयर करते हो उसके प्राइसेस को, तो आपको पता चलता व्हाट इज दिस परचेजिंग पावर पैरिटी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरी इनकम इतनी है कि मैं एक पेन भारत में खरीद पा रहा हूँ, इंडिया में ये एक पेन को मैं खरीद पा रहा हूँ जिसकी कीमत कितनी है, 100 रुपीज़, है ना। अगर यही एक अमेरिकन ऐसा है, उसकी भी इनकम इतनी है कि वो यही पेन अमेरिका में खरीद पा रहा है, लेकिन यूएस में वो कितने में खरीद पा रहा है, यही पेन फॉर एग्जांपल $2 में खरीद पा रहा है। कितने में खरीद पा रहा है, वो तो वहां पर खरीदेगा तो काय में खरीदेगा, डॉलर में खरीदेगा। तो वो कितने में खरीद पा रहा है, $2 में वो पेन खरीद पा रहा है। तो देखा जाए परचेजिंग पावर पैरिटी के तहत, तो जो आदमी यूएस में $2 कमाता है, अगर उसको भारत में अगर वो 100 रुपये कमा रहा है, तो इन दोनों की इनकम तो बराबर हुई ना, बिकॉज दे बोथ कैन बाय वन पेन। दोनों क्या खरीद सकते हैं, अपनी इनकम से एक पेन खरीद सकते हैं। और इसके हिसाब से अगर मैं बात करूं रियल एक्सचेंज रेट क्या होगा करेंसी का, तो आप बोल सकते हो $2 में 100 रुपये आएंगे, मतलब $1 में कितने रुपए आ जाएंगे, 50 रुपये आ जाएंगे। तो अगर मैं नॉमिनल एक्सचेंज रेट को इन्फ्लेशन के साथ एडजस्ट करता हूं तो मैं कहाँ जाता हूँ, रियल एक्सचेंज रेट के ऊपर। और परचेजिंग पावर पैरिटी क्या होती है वो मैंने आपको ईजी लैंग्वेज में समझा दी है। स्टेटमेंट 1 देख लेते हैं। परचेजिंग पावर पैरिटी इज यूज वर्ल्ड वाइड टू कंपेयर द इनकम लेवल इन डिफरेंट कंट्रीज। बात बिल्कुल सही है। हो सकता है यूएस वाले की इनकम बहुत ज्यादा हो, लेकिन वहां चीजें बहुत ज्यादा महंगी हो, तो उसका इनकम लेवल से आप उसका लिविंग स्टैंडर्ड नहीं पता कर सकते। तो सबसे बढ़िया तरीका क्या रहता है, परचेजिंग पावर पैरिटी निकालो, फिर आप पता करो कि इनकम लेवल किसका क्या है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। इससे और अगर आपको क्लैरिटी की जरूरत है तो आप ऐसे समझ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया में कोई आदमी कितने रुपए कमाता है, 10,000 रुपये कमाता है ना। 10,000 रुपये में वो एक टीवी खरीद सकता है, बोल सकता हूं मैं, हाँ। अगर मैं देखा जाए $1 अभी मैं मान रहा हूं कि फिलहाल $1 कितने में आता है, 100 रुपये में आता है। तो अगर कोई आदमी यूएसए में $100 अर्न करता है, अगर कोई आदमी यूएसए में $100 अर्न करता है, तो क्या उसका लिविंग स्टैंडर्ड इंडियन जितने के बराबर हो जाएगा, क्योंकि वो भी 10,000 रुपये कमा रहा है। देखा जाए तो आंसर इज नो, क्योंकि हो सकता है यही टीवी जो हमारे यहाँ 10,000 का है, यूएस में कितने का हो, $1,000 का हो। कितने का हो, $1,000 का हो। वहां पर वो टीवी $1,000 में वो टीवी आता हो। तो इसके हिसाब से देखा जाए तो एक्सचेंज रेट क्या आ रहा है, $1 इज इक्वल टू 10 रुपीज ही आ रहा है। तो हमारे यहाँ के 10 रुपये और उसके यहाँ के $1 बराबर है। तो अगर आप भारत में 10 रुपये कमाते हो और अमेरिका में $1 कमाते हो, इट मीन्स यू आर ऑन द सेम पिच। तो ये हमको कैसे पता चलता है, परचेजिंग पावर पैरिटी से। कंसेप्ट काफी इंपॉर्टेंट है। इज यूज वर्ल्ड वाइड टू कंपेयर इनकम लेवल्स इन डिफरेंट कंट्रीज। यस, ये इसको यूज किया जाता है ताकि इनकम लेवल अलग अलग देशों में पता की जाए, क्योंकि भारत में रुपये में कमा रहा हो, अमेरिका में डॉलर में कमा रहा हो, तो आप कंपेयर कैसे करोगे दोनों को। तो बोले दोनों कितने बास्केट ऑफ गुड्स खरीद सकते हैं, ये देख लो। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं। नेशन एट पीपीपी आर लाइकली टू हैव इक्वल करेंसी वैल्यू इन इंटरनेशनल मार्केट। बोल रहा है अगर दो नेशन की परचेजिंग पावर पैरिटी बराबर है तो क्या उनके इंटरनेशनल मार्केट में करेंसी की वैल्यू सेम आएगी। आंसर इज नो। देखो इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग रुपी और डॉलर का एक्सचेंज रेट क्या होना चाहिए, $1 इज इक्वल टू 10 रुपीज। यहां पर $1 इज इक्वल टू 50 रुपीज आना चाहिए। मगर असलियत में अगर आप खरीदने जाओगे तो $1 आपको 80 या 90 रुपए में मिलेगा। तो पीपीपी से आपका पीपीपी तो आपको क्या लाएगा, रियल एक्सचेंज रेट। लेकिन असलियत में करेंसी किस पे एक्सचेंज होती है, नॉमिनल एक्सचेंज रेट पे, क्योंकि उसमें इन्फ्लेशन एडजस्ट नहीं हुआ होता है। सो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। नेशन एट पीपीपी आर नॉट लाइकली टू हैव इक्वल करेंसी वैल्यू इन इंटरनेशनल मार्केट, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में तो नॉमिनल एक्सचेंज रेट से वैल्यू डिसाइड होती है, जो इन्फ्लेशन के साथ एडजस्टेड नहीं होती है। थर्ड क्या बोल रहा है, नेशन एट पीपीपी टेंड टू ग्रेविटेट टुवर्ड्स हैविंग इक्वल नेशनल इनकम व्हेन मेजर्ड विद अ कॉमन करेंसी। बात बिल्कुल सही है। अगर परचेजिंग पावर पैरिटी बराबर है और सभी लोगों की बराबर है, इक्वल पॉपुलेशन है, तो शायद उनकी नेशनल इनकम भी बराबर निकलेगी अगर उनको कॉमन करेंसी में मेजर किया जाएगा। तो स्टेटमेंट 3 भी मेरा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट, 1 and 3 इज करेक्ट, मतलब 2 स्टेटमेंट मेरे करेक्ट हैं, तो ओनली 2 इज करेक्ट। सो आंसर इज बी। सो बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 11। सारी चीजें दे रखी है। सैंडविच ब्रेड कैसे एक्सचेंज करोगे, यहाँ पर एग्जाम्पल भी दे रखा है, आराम से इसको देख लेना, सारी चीजें प्रॉपर लिख दी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। परचेजिंग पावर पैरिटी मेथड इज यूज्ड टू कंपेयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डिफरेंट कंट्रीज बिकॉज पीपीपी टेक्स इनटू अकाउंट। भाई परचेजिंग पावर पैरिटी पे बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए, अब जल्दी से देखते हैं स्टेटमेंट 1 और 2 क्या बोल रहे हैं। डोमेस्टिक प्राइसेस विज अविज इंटरनेशनल प्राइसेस, बात बिल्कुल सही है। परचेजिंग पावर पैरिटी में हम यही तो करते हैं। फॉर एग्जांपल कोई भी एक कॉमन गुड है, ये पेन जो दोनों कंट्रीज में बनता है, इंडिया और यूएसए में, तो हम इसकी प्राइस दोनों देशों में देखते हैं, तो वी आर कंपेयरिंग डोमेस्टिक प्राइस विद इंटरनेशनल प्राइस, तभी तो हमको परचेजिंग पावर पैरिटी से रियल एक्सचेंज रेट का पता लगता है, तो बात बिल्कुल सही है। दूसरा बोल रहा है डोमेस्टिक एक्सचेंज रेट विज अविज इंटरनेशनल एक्सचेंज रेट। यस, डोमेस्टिक एक्सचेंज रेट, अगर हमको रियल एक्सचेंज रेट पता करना है इंटरनेशनल एक्सचेंज रेट के कंपैरिजन में, तो हम परचेजिंग पावर पैरिटी को यूज करते हैं। इवन नॉमिनल एक्सचेंज रेट से रियल एक्सचेंज रेट पे अराइव करना है इन्फ्लेशन को एडजस्ट करने के बाद, तो भी हम परचेजिंग पावर पैरिटी को यूज करते हैं। विच ऑफ द अबव इज आर करेक्ट? सो बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 इज करेक्ट, सो आंसर इज सी। सो सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 12, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। स्पेशल ड्राइंग राइट्स कैन बी यूज टू, एसडीआर के ऊपर क्वेश्चन है। एसडीआर के ऊपर अभी हम लोगों ने समझा व्हाट इज दिस एसडीआर, आईएमएफ में उसका कैसे यूज होता है, कैसे वो मेंबर कंट्रीज के ऊपर क्लेम होता है। ये भी समझा कि एसडीआर अपने आप में कोई करेंसी नहीं होती है, लेकिन आप उसको 5 मेजर करेंसीज के अगेंस्ट एक्सचेंज करवा सकते हो। एसडीआर यूएस डॉलर के अगेंस्ट पैक कर देता है आईएमएफ, है ना। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है सेटल बैलेंस ऑफ पेमेंट ट्रांजैक्शन एंड ऑगमेंट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। बात बिल्कुल सही है, अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आ जाती है तो आप एसडीआर को यूज कर सकते हो, बिकॉज एसडीआर कैन बी कन्वर्टेड इनटू 5 मेजर करेंसीज। आप उसको डॉलर में कन्वर्ट करा लो, फिर डॉलर के बाद आप चाहो तो उसको जिसमें कन्वर्ट कराना आप इजीली कन्वर्ट करा सकते हो। सो इट कैन बी यूज टू सेटल बैलेंस ऑफ पेमेंट ट्रांजैक्शन एंड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को भी बढ़ाने में काम आता है, क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में एक कंपोनेंट क्या होता है, एसडीआर। तो हम लोगों ने देखा था फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कंसिस्ट ऑफ फॉरेन करेंसी एसेट्स, गोल्ड, एसडीआर, रिवर्स ट्रांस पोजीशन, तो उन सबसे वो बना रहता है। तो अगर आपके पास ज्यादा एसडीआर है, इसका मतलब आपका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ जाएगा। सो इट कैन ऑल्सो बी यूज टू ऑगमेंट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। स्टेटमेंट ट्रू बोल रहा है, 2 बोल रहा है ब्रिज फिस्कल डेफिसिट एंड फंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। भाई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को अगर फंडिंग देना है तो आपको करेंसी देना पड़ेगी, तो एसडीआर इज नॉट अ करेंसी। तो क्या आप एसडीआर के थ्रू इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को फंड करते हो क्या? बिल्कुल भी नहीं। एसडीआर तो एक अरेंजमेंट है बैलेंस ऑफ पेमेंट से डील करने का, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस से डील करने के लिए एक अरेंजमेंट बनाया गया। ब्रिज फिस्कल डेफिसिट नहीं, फिस्कल डेफिसिट को भी ब्रिज करना है तो पैसा लगेगा, करेंसी लगेगी, और एसडीआर कोई अपने आप में करेंसी तो है नहीं, और इसका पर्पस भी ये नहीं है, वो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को फंड करने के लिए नहीं बनाया गया। तो स्टेटमेंट 2 मेरा क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड बिलो, ओनली वन इज करेक्ट, ओनली वन इज गिवन इन ए, सो ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 13। काफी इजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने के पहले फ्रेंड्स बता देता हूं, अगर आप लोग भी यूपीएससी और एमपीपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, दैट टू एट मोस्ट अफोर्डेबल प्राइस ऑफ ₹4500 ओनली, तो आप परसीवरेंस आईएएस के ऐप को डाउनलोड कर सकते हो और पूरे कोर्स को एक्सेस कर सकते हो, जिसमें आपको प्री प्लस मेंस का कंप्लीट बैच करवाया जाएगा विद 1 ईयर वैलिडिटी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री इज कंसर्न विद फॉर्मुलेशन ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पॉलिसी? ऐसी कौन सी मिनिस्ट्री है जो एफडीआई पॉलिसीज बनाती है? एंड प्रमोशन, अप्रूवल एंड फैसिलिटेशन ऑफ एफडीआई, एफडीआई से रिलेटेड मैटर को डील कर रही है वो मिनिस्ट्री। पूछ रहा है नाम बताओ मिनिस्ट्री का। फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसी रिलेटिंग टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इन पेटेंट्स एंड ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स, जो आईपीआर वगैरह में भी डील करती है, ऐसी कौन सी मिनिस्ट्री है? अब आप ज्यादातर लोग इसमें मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस पे जाओगे, बट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इज रॉन्ग आंसर, क्योंकि ये मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। सो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री डील विद एफडीआई पॉलिसी। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री डील विद मैटर रिलेटिंग टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इन पेटेंट्स एंड ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में भी एक डिपार्टमेंट है जिसको बोलते हैं डीपीआईटी। डीपीआईटी मतलब डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, ये सारे मैटर के साथ डील करती है। ओके, और ये क्या क्या मैटर है मैंने यहाँ पर दे रखे हैं, आप आराम से इसको देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 डब्ल्यूटीओ के ऊपर क्वेश्चन है। अब बैरियर टू ट्रेड मतलब ऐसा जो ट्रेड को डिस्टॉर्ट करता है उसको हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट बैरियर। मतलब ट्रेड में बाधा बनने वाला उसको बोला जाता है बैरियर टू ट्रेड। अब बैरियर टू ट्रेड इज अ गवर्नमेंट इंपोज रिस्ट्रेंट ऑन द फ्लो ऑफ इंटरनेशनल गुड्स और सर्विसेज। बात बिल्कुल सही है, अगर गवर्नमेंट ने किसी गुड्स और सर्विसेज के फ्लो को, उसके इजी मूवमेंट को रिस्ट्रेंट कर दिया, इंपोज कर दिया, उस पर कोई टैक्स वगैरह इतना ज्यादा लगा दिया कि वो इजीली फ्लो नहीं कर पा रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वी कॉल इट बैरियर टू ट्रेड। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने किसी पर्टिकुलर कंट्री के किसी प्रोडक्ट पे बहुत ज्यादा टैक्स लगा दिया, तो हम उसको क्या बोलेंगे, वी कॉल इट बैरियर टू ट्रेड। या भारत फॉर एग्जांपल इस रिमोट पे इतना ज्यादा टैक्स लगाती है कि कोई भी विदेशी इस रिमोट को भारत भेज ही ना पाए, उसी को हम क्या बोलेंगे, वी कॉल इट बैरियर टू ट्रेड। क्योंकि वो फ्री ट्रेड में क्या कर रहा है, रिस्ट्रेंट कर रहा है, रेस्ट्रिक्शंस लगा रहा है, उसी चीज को क्या बोला जाता है, बैरियर टू ट्रेड। और डब्ल्यूटीओ इज अगेंस्ट बैरियर टू ट्रेड।
स्टेटमेंट 2 बोल रहा है कैपिंग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन सेंसिटिव सेक्टर इज मेजर एग्जांपल ऑफ ट्रेड बैरियर। भाई पहली बात तो ध्यान रखना है, एफडीआई कोई ट्रेड बैरियर नहीं है, एफडीआई को रेगुलेट करना भी कोई अपने आप में ट्रेड बैरियर नहीं है। एफडीआई से तो पता चलता है इन्वेस्टमेंट कहाँ हो रहा है, किस सेक्टर में हो रहा है, तो एफडीआई को तो डेफिनेटली रेगुलेट किया जाता है और एफडीआई कोई डायरेक्टली ट्रेड से रिलेटेड नहीं होता है। एफडीआई मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, किसी कंपनी में अगर कोई विदेशी या कोई भी आदमी 10% से ज्यादा शेयर खरीद लेता तो उसको हम क्या बोलते हैं, इट इज एफडीआई। एफडीआई इज यूजुअली फॉर लॉन्ग टर्म। तो स्टेटमेंट 2 मेरा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। थर्ड क्या बोल रहा है, अनरीजनेबल टैक्स ऑन इंपोर्ट इज अ टैक्स बैरियर। बात बिल्कुल सही है, अनरीजनेबल टैक्स। फॉर एग्जांपल ये पेन है, अगर ये चाइना से आ रहा है तो मैं बोल रहा हूं इस पर 200% टैक्स है। जैसे हार्ले डेविडसन के ऊपर इंडिया ने कितना परसेंट टैक्स लगाया, 200% टैक्स लगाया। सो दैट इज अनरीजनेबल टैक्स ऑन इंपोर्ट इज अ ट्रेड बैरियर, जिसके कारण हार्ले डेविडसन भारत छोड़ के ही चली गई। तो ये बात बिल्कुल सही है। हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट, तो 1 और 3 आर करेक्ट, मतलब टोटल 2 स्टेटमेंट मेरे करेक्ट है, तो आंसर हो जाएगा ओनली 2 इज गिवन इन बी। सो बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 15। यहां पर मैंने दिया भी हुआ, अ बैरियर टू ट्रेड इज अ गवर्नमेंट इंपोज रिस्ट्रेंट ऑन द फ्लो ऑफ इंटरनेशनल गुड्स और सर्विसेज। और ट्रेड को फ्री ट्रेड होता रहे वो किसकी जिम्मेदारी है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सिडीज वगैरह आपने पढ़ी होंगी, ग्रीन बॉक्स, एम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स, है ना, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर वगैरह, वो भी आप लोगों ने आराम से डील कर लिया होगा, ये मैं उम्मीद कर रहा हूं क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। इंडिया रिसीव द हाइएस्ट इनफ्लो ऑफ एफडीआई फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इन द फाइनेंशियल ईयर 2023-2024। बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन आ गया कि इंडिया में सबसे ज्यादा एफडीआई इनफ्लो कहां से आया। एफडीआई मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मतलब कोई भी विदेशी अगर भारत की किसी कंपनी में 10% से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करता तो हम उसको क्या बोलते हैं, एफडीआई, है ना। और अगर 10% से कम करता तो हम उसको क्या बोलते हैं, एफपीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो ये बोल रहा है सबसे ज्यादा एफडीआई हमारे यहाँ पर कहां से आता है, सिंगापुर, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, चाइना एंड जापान। अब इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो कि इसका आंसर क्या आएगा, तो इसका आंसर आएगा सिंगापुर। तो हमारे यहाँ पर सबसे ज्यादा एफडीआई कहां से आता है, सिंगापुर। दूसरे नंबर पे कहां से आता, तो सिंगापुर के बाद भी यूएसए, चाइना, जापान नहीं है, सिंगापुर के बाद आता है मॉरिशियस। तो अब आप बोलोगे मॉरिशियस जैसे छोटे से देश से इतना एफडीआई, हाँ, मॉरिशियस के बाद इवन नेदरलैंड्स का भी नंबर आ जाता है। क्यों, बिकॉज दीज कंट्रीज आर टैक्स हेवन। ये क्या है, टैक्स हेवन है। तो यहां पर क्या करती है, बड़ी बड़ी कंपनी अपने हेड ऑफिस बनाती है और फिर वहां से पैसा भारत भेजती है और बोलती क्या कि हम टैक्स कहां भरेंगे, मॉरिशियस में भरेंगे। और मॉरिशियस उनसे कितना टैक्स लेता, बहुत कम, 0 to 5%। तो वो टैक्स बचाने के लिए ये सब काम करते हैं, जिसके कारण भारत में ऐसे छोटे छोटे देशों से इतना ज्यादा एफडीआई आता है कि वो यूएसए, चाइना, जापान को भी पीछे छोड़ देते हैं। तो सबसे ज्यादा एफडीआई कहां से आता है, सिंगापुर से आता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। पहले मॉरिशियस से सबसे ज्यादा आता था, बट अब कहां से सबसे ज्यादा आता है, सिंगापुर से। सिंगापुर हैज रिप्लेस मॉरिशियस। सिंगापुर से टोटल कितना आता है, ओवर 17 बिलियन US$, फॉलोड बाय मॉरिशियस। मॉरिशियस से कितना आता है हमारे यहाँ पर, $6 बिलियन। उसके बाद किसका नंबर आता है, उसके बाद यूएसए वगैरह का नंबर आता है, और वो यहाँ पर मैंने नंबर्स दे रखे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। इंडिया हैज बिकम द फास्टेस्ट ग्रोइंग इन्वेस्टमेंट रीजन फॉर फॉरेन इन्वेस्टर। इन दिस कंटेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर रिसीव्ड हाईएस्ट एफडीआई इन 2023-2024। इंडिया में बहुत ज्यादा एफडीआई आ रहा है, बिल्कुल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रहा है। क्यों, क्योंकि बोले लोगों को बहुत मजा आ रहा है, फॉरेन इन्वेस्टर के लिए बढ़िया डेस्टिनेशन इंडिया बन चुका है। सबसे ज्यादा एफडीआई कहां से आता है, तो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा सबसे ज्यादा एफडीआई आता है, दैट इज फ्रॉम सिंगापुर, उसके बाद मॉरिशियस, उसके बाद यूएसए वगैरह। अब बोल रहा है कि जो एफडीआई आता है वो सबसे ज्यादा किस सेक्टर में आता है, तो सबसे ज्यादा वो किस सेक्टर में आता है, सर्विस सेक्टर में आता है। उसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, दैट इज ए। फैक्चुअल क्वेश्चन था, वैसे आप इसको यहाँ पर एलिमिनेट कर सकते थे। कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, सर्विस इंडस्ट्री में इंडिया सबसे ज्यादा स्पीड से ग्रो कर रहा है, तो सबसे ज्यादा एफडीआई भी कहाँ आ रहा होगा, सर्विस सेक्टर में। एफडीआई वहां आता है जो सेक्टर फ्लरिशिंग रहता है। एग्रीकल्चर में एफडीआई नहीं आता होगा, क्यों, क्योंकि एग्रीकल्चर इज नॉट फ्लरिशिंग। सर्विस सेक्टर में इंडिया टॉप कर रहा है, वर्ल्ड में उसकी रैंकिंग्स चल रही है, इसलिए सबसे ज्यादा एफडीआई भी कहां पर आ रहा है, सर्विस सेक्टर में आ रहा है। दूसरे नंबर पे आ रहा है कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। तो यहाँ पर मैंने दे रखा है सबसे ज्यादा एफडीआई कहां पर आता है, तो दैट इज इन सर्विस सेक्टर। तो सर्विस सेक्टर में सबसे ज्यादा एफडीआई आया। फिर उसके बाद काय में आया, तो उसके बाद आपको ध्यान रखना कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। सर्विस सेक्टर में कितना आया, जो भी आया एफडीआई उसका टोटल 16% किसमें है, सर्विस सेक्टर। फिर कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर में कितना है, 15%। तो जस्ट इसके पीछे ये कभी भी इसको रिप्लेस कर सकता है। ट्रेडिंग में कितना है, 6%। टेलीकम्युनिकेशन में कितना है, 6%। और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में कितना है, 5%। तो एफडीआई के परसेंटेज मैंने दे रखे हैं इंपॉर्टेंट सेक्टर में। सबसे ज्यादा कहां आ रहा है, सर्विस सेक्टर में। सबसे ज्यादा एफडीआई कहां से आता है, दैट इज फ्रॉम सिंगापुर, देन मॉरिशियस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर द गवर्नमेंट हैज अलाउड 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट थ्रू ऑटोमेटिक रूट। मतलब अगर आप फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करना है, अगर विदेशी भारत में पैसा लेके आता तो उसको गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना पड़ता है, क्योंकि विदेशी भारत में पैसा लगा रहा है, उसके क्या मोटिव है, क्या उसके इंटेंशन है। तो पूछ रहा है 100%
एफडीआई कहां पर अलाउ हो चुका है, किस सेक्टर में अलाउ हो चुका है? तो फूड प्रोसेसिंग, यस, फूड प्रोसेसिंग में 100% एफडीआई अलाउ हो चुका है, तो ये आपको ध्यान रखना है। मल्टी ब्रांड रिटेल ट्रेडिंग नहीं, इसमें 100% एफडीआई नहीं है। मल्टी ब्रांड रिटेल ट्रेडिंग का मतलब क्या? फॉर एग्जांपल शॉपर स्टॉप, शॉपिंग मॉल्स, आप वहां पर जाते हो, वो सिर्फ एक ब्रांड के आइटम को नहीं बेचते, वो मल्टीपल ब्रांड के आइटम को रिटेल में ट्रेड करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? वी कॉल इट मल्टी ब्रांड रिटेल ट्रेडिंग, है ना। तो जैसे शॉपर स्टॉप हो गया, शॉपिंग मॉल वगैरह जाते हो, इवन फ्लिपकार्ट इज अ काइंड ऑफ मल्टी ब्रांड रिटेल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, क्योंकि वहां पर मल्टीपल ब्रांड्स की ट्रेडिंग होती है रिटेल सेक्टर में। तो मल्टीपल एमबीआरटी जिसको बोलते हैं, इसमें 100% एफडीआई अलाउ नहीं है। पेट्रोलियम रिफाइनिंग बाय पीएसयूज, नहीं, यहां पर भी 100% एफडीआई अलाउ नहीं है, आपको ये ध्यान रखना है। हाउ मेनी of the statement given above is are correct? So only statement 1 is correct, so only 1 is the answer, that is A. So A is the correct answer of question number 18. Government has approved 100% FDI through automatic route in food processing sector. अब ये ऑटोमेटिक रूट का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट के पास आपको ऐसा नहीं कोई अप्रूवल लेना पड़ेगा प्राइम मिनिस्टर से या सीसीईए से, डायरेक्ट ला सकते हो आप पैसा थ्रू ऑटोमेटिक रूल, क्या हो जाएगा? आपका अप्रूवल हो जाएगा। गवर्नमेंट हैव अप्रूव्ड 49% एफडीआई थ्रू गवर्नमेंट रूट इन मल्टी ब्रांड रिटेल सेक्टर, मतलब आपको मल्टी ब्रांड रिटेल सेक्टर में एफडीआई लेकर आना है तो अप टू 49% ला सकते हो, लेकिन कैसे? थ्रू गवर्नमेंट रूट, गवर्नमेंट की परमिशन लेके लाना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का, क्वेश्चन नंबर 19। With respect to Insolvency and Bankruptcy Board of India, consider the following statement. Insolvency and Bankruptcy Board of India क्या होता है, इसके पहले हमको समझना पड़ेगा Insolvency and Bankruptcy Code of 2016 क्या है। तो उसको यहाँ पर मैंने स्लाइड्स में आप लोगों के लिए बना रखा है, पहले 5 मिनट में इसको समझते हैं, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से प्रीलिम्स में क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड आया कब? 2016 में आया। देखना 1991 में पहली बार विदेशी कंपनियों को भारत में एंट्री मिली, सो दे हैव गॉट राइट टू एंट्री। 2009 में बना कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, मींस दे हैव गॉट राइट टू कम्पीट विद ईच अदर। अब कंपनी एंट्री हो गई है, कंपीट करने लगी है, लेकिन अभी वो एग्जिट नहीं कर पाती। व्हाट इफ द कंपनी गोज इनटू द लॉसेस, क्या वो इजीली इंडियन मार्केट को छोड़ के जा सकती थी? आंसर इज नो। 2016 में इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड यही राइट टू एग्जिट प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा है। अब मैं अगर बात करूं इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड ऑफ इंडिया की, तो वो दो लोगों के बारे में बात करता है, एक को बोलते हैं रेगुलेटर और एक को बोलते हैं एडजुडिकेटर। रेगुलेटर का मतलब क्या है कि जो पूरी इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी की प्रोसेस को रेगुलेट करेगा। अब आप दो बोलोगे, दो वर्ड आ रहे हैं, इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी। इंसॉल्वेंसी का मतलब क्या? फॉर एग्जांपल मैंने एक लोन ले रखा था जिसकी किस्त 1 तारीख को जाती थी और मेरी सैलरी 5 तारीख को आती थी। लोन की डेट आई और मैं लोन पे नहीं कर पाया, क्यों? क्योंकि मेरी सैलरी 5 तारीख को आने वाली है, सो आई एम एन इंसॉल्वेंट, कि अभी मैं पे नहीं कर पा रहा हूं लोन को। लेकिन क्या हो, 5 तारीख के बाद भी मैं लोन को पे नहीं कर पाऊं, मतलब अब मैंने डिफॉल्ट कर दिया मेरे लोन के ऊपर, तब मुझे क्या बोला जाएगा? यू आर नाउ बैंकरप्ट। अगर मैंने किसी किस्त को मिस करा तो बोला इंसॉल्वेंट, और कंप्लीटली मैंने किस्त को देना बंद कर दिया क्योंकि अब मेरी इनएबिलिटी हो गई, नाउ मैं पे ही नहीं कर सकता हूं, सैलरी आने के बाद भी नहीं पे कर सकता, तब मुझे क्या बोला जाएगा? बैंकरप्ट। सो इंसॉल्वेंट और बैंकरप्ट में छोटा सा डिफरेंस था। तो अगर इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड में अगर आप जाते हो, फॉर एग्जांपल कोई भी बड़ी बड़ी बैंक है जैसे एसबीआई, पीएनबी, बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक, इन्होंने किंगफिशर को लोन दिया। किंगफिशर अगर लोन को रीपे नहीं कर पाएगा तो ये कंपनीज क्या करेंगी? इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड के अंदर जाएंगी और बोलेंगी हमको हमारा पैसा दिलवाओ। अब वो पैसा कैसे दिलवाएगी? तो इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड का पर्पस है कि जो कंपनी डूब रही है, पहले वो कोशिश करेगी उस कंपनी को वापस क्या कर दो? रनिंग कंडीशन में ले आओ। अगर वो कंपनी रनिंग हो जाएगी तो शायद वो लोन को रीपे कर देगी। रनिंग करोगे तो कैसे? बोले उसको थोड़ा और लोन की जरूरत है, थोड़ा और लोन दे दो, उसका जो लोन है उसका टेन्योर बढ़ा दो, उसकी थोड़ी बहुत किस्तें माफ कर दो, तो कंपनी को कुछ रिलैक्सेशन दो। अगर तब भी कंपनी लोन रीपे नहीं कर पा रही, तब क्या करो? कंपनी को सेल करो, लिक्विडेट करो। लिक्विडेट करने से जो पैसा आता है वो इन क्रेडिटर्स वगैरह को दे दो। लेकिन ऑब्वियस हो सकता है कंपनी ने 100 करोड़ का लोन दिया और उसको बेचने के बाद 50 करोड़ ही आया, तो इन बैंक्स को भी फिर क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। अब इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड दो लोगों के बारे में बात करता है, एक को बोलते हैं रेगुलेटर और एक को बोलते हैं एडजुडिकेटर। एडजुडिकेटर का काम होता है रेजोल्यूशन को प्रोवाइड करना और रेगुलेटर का काम होता है पूरी प्रोसेस को रेगुलेट करना। किंगफिशर ने जब लोन नहीं दिया होगा तो एसबीआई वगैरह किसके पास गए होंगे? रेगुलेटर। रेगुलेटर में भी किसके पास गए होंगे? इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। अब इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया क्या करेगा? सबसे पहले तो किंगफिशर मैनेजमेंट उसके पास से ले लेगा, और वो मैनेजमेंट किसको देगा? इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन एजेंसी। इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन एजेंसी क्या करेगी? कुछ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल को अपॉइंट करेगी जो प्रॉपर तरीके से मैनेजमेंट को रन करने की कोशिश करेंगे, कंपनी को वापस रनिंग कंडीशन में लाने की कोशिश करेंगे ताकि लोन वगैरह को रीपे किया जा सके। और वो इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज को भी यूज करेंगे, मतलब वो फाइनेंशियल एडवाइजर रहेंगे, वो ये देखेंगे कंपनी को डेट के बाहर कैसे लाया जा सकता है। तो दे आर लाइक द एडवाइजर्स, दे आर लाइक द मैनेजर्स। तो कंपनी का पूरा अपने अंडर ले लेगा इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, और वो इनके थ्रू वर्क करना स्टार्ट कर देगा। अब मान लो एसबीआई इनको कंप्लेंट करना, तो कंप्लेंट करने के लिए किसके पास जाएंगे? दे विल गो फॉर द एडजुडिकेटर। एडजुडिकेटर का काम क्या होता है? रिजोल्यूशन प्रोवाइड करना। अगर कोई
डिफॉल्टर है, जैसे किंगफिशर वॉज अ कॉर्पोरेट, अगर कॉर्पोरेट के अगेंस्ट शिकायत करना तो आप कहां जाओगे, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। और अगर मान लो कोई नॉन कॉर्पोरेट है, नॉन कॉर्पोरेट मतलब कॉर्पोरेट को छोड़ के जो भी बचे उनको क्या बोलेंगे, नॉन कॉर्पोरेट, उनके खिलाफ शिकायत करना तो आप कहां जाओगे, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल। तो नॉन कॉर्पोरेट्स इंक्लूड्स इंडिविजुअल एंड पार्टनरशिप फर्म्स, तो ये आपको ध्यान रखना, अगर इंडिविजुअल और पार्टनरशिप फर्म के अगेंस्ट कंप्लेंट है तो कहां जाओगे, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल में, और कॉर्पोरेट के अगेंस्ट है तो कहां जाओगे, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल में जाओगे आप लोग। अब इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के आने से फायदा क्या हुआ, तो सबसे पहले तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो गया है ना, उसमें हमारी रैंकिंग वगैरह इंप्रूव हो गई। बैंक्स और एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज को भी फायदा हुआ, देखो बैंक्स को क्या हुआ, बैंक्स को अपना पैसा वापस मिलना शुरू हो गया, प्लस कुछ एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज भी है। व्हाट इज दिस एआरसीज, एआरसीज मतलब बैंक ने विजय माल्या को लोन दिया है, विजय माल्या कौन सी कंपनी चलाता है, किंगफिशर। अब किंगफिशर क्या चलाती है, किंगफिशर तो हवाई जहाज चलाती है, तो क्या बैंक अगर विजय माल्या के हवाई जहाज रख लेगा तो क्या लोन रिकवर कर लेगा, आंसर इज नो, क्योंकि बैंक के पास एक्सपर्टाइज नहीं है। तो बैंक क्या करेगा, विजय माल्या की ये किंगफिशर फॉर एग्जांपल इसकी वैल्यू कितनी, लोन कितने का दे रखा था, 100 करोड़ का, तो बोलेगा भाई इसकी पूरी कंपनी एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को बोलेगा आप इसके पूरे हवाई जहाज लो, पूरे हवाई जहाज बेच दो, और बेचने के बाद जो पैसा आता है वो हमको लौटा देना। तो फॉर एग्जांपल एआरसी ने बोला कि ठीक है मैं पूरे हवाई जहाज कितने में बेच दूंगा, 80 करोड़ रुपए में बेच दूंगा, लेकिन वो बैंक को सिर्फ कितने रुपए देगा, 60 करोड़ रुपए देगा, क्योंकि 20 करोड़ में उसने क्या निकाल लिया, अपना मार्जिन, प्लस 20 करोड़ 40 करोड़ रुपए का बैंकों को अराउंड लॉस भी हो गया। लॉक्ड अप एसेट्स जो थे वो फ्री हो जाएंगे, क्योंकि अगर कंपनी रनिंग होने लग गई तो बैंक के भी जो लॉक्ड एसेट्स थे, जो लोन वगैरह थे, वो फ्री हो जाएंगे। टाइम बाउंड मैनर, टाइम कितना दिया जाता है, 180 डेज, और एक्सेप्शनल केसेस में 90 डेज और प्रोवाइड करते हैं, मतलब मैक्स टू मैक्स टाइम कितना रहता है आईबीसी के पास, 275 डेज टू रिजॉल्व एनी डिस्प्यूट। अब जो पूरी प्रोसेस है वो 4 स्टेजेस में वर्क करती है, तो 4 स्टेजेस मैंने यहाँ पर दी हुई है। सबसे पहले अगर मान लो विजय माल्या ने, किंगफिशर ने लोन पे डिफॉल्ट करा, तो बैंक किसके पास जाएंगे, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, एनसीएलटी, अगर वो कॉर्पोरेट है, और अगर वो नॉन कॉर्पोरेट है मतलब इंडिविजुअल या पार्टनरशिप फर्म है तो डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल के पास जाएंगे। दूसरी स्टेज में क्या होगा, जो लेंडर्स हैं, लेंडर्स मतलब जो एसबीआई, पीएनबी, एक्सिस बैंक वगैरह जिन्होंने पैसा दिया है, वो एक कमिटी ऑफ क्रेडिटर बनाएंगे और उनके बिहाफ पे एक इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल को बिठाएंगे जो सारी प्रोसेस के साथ डील करेगा, है ना, और उसको सुपरवाइज कौन करेगा, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। उसके बाद तीसरा क्या होगा, वो डेट रिकास्ट प्लान बनाने की कोशिश करेंगे सब मिलकर। डेट रिकास्ट प्लान मतलब कि कैसे कंपनी को वापस रनिंग कंडीशन में लाया जा सकता है, कैसे उसको हो सकता है, भाई कंपनी बोले मैं आज पैसा नहीं दे सकती हूँ, अगले साल दे दूंगी, बोले ठीक है आपका थोड़ा इंटरेस्ट वगैरह माफ कर दिया, आपका टेन्योर इंक्रीज कर दिया, कि ये सब चीज़ों से काम हो सकता है। लेकिन ये सारा काम कितने दिन में करना, 180 डेज, और ज़्यादा से ज़्यादा और टाइम मिला तो कितना, 90 डेज। तो उनके लिए एक फिक्स टाइम पीरियड भी है कि इतने दिन में उनको काम करना है। मैक्सिमम कितने डेज मिलेंगे उनको, 270 डेज मिलेंगे। अब डेट रिकास्ट प्लान जो बना, हो सकता है जो इन्होंने प्लान बनाया हो वो एसबीआई वगैरह को मंजूर नहीं हुआ, अगर मंजूर नहीं हुआ तो कंपनी गो फॉर लिक्विडेशन, कि अब कंपनी को बेच दो, उसका दिवालिया निकल गया है, हमको हमारा पैसा चाहिए। लेकिन अगर डेट रिकास्ट प्लान को जो कमिटी ऑफ क्रेडिटर है मतलब एसबीआई, पीएनबी वगैरह, अगर वो एक्सेप्ट करते हैं तो फिर क्या होगा, कंपनी को रन करने के लिए और डेट वगैरह भी दिया जा सकता है। अब आप बोलोगे कमिटी ऑफ क्रेडिटर में एसबीआई वगैरह है, तो जिसने 75% लोन जिसने दे रखा, अगर वो लोग एग्री कर जाते हैं तो प्लान को एक्सेप्टेड माना जाता है, अदरवाइज प्लान को रिजेक्टेड मान के कंपनी को क्या करते हैं, लिक्विडेट करते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड के साथ ये आ रही है, इसका काम था रिजोल्यूशन प्रोवाइड करना, कि कंपनी को वापस कैसे रनिंग स्टेज में लाया जा सकता है। लेकिन ये लोग ज्यादातर किस में लग गए, लिक्विडेशन में लग गए, दैट इज बैड। चलिए अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इजीली देखते हैं क्वेश्चन को कैसे हम लोग बना सकते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया पे क्वेश्चन है। स्टेटमेंट 1 बोल रहा है इट वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016। हाँ, और ये कौन है, इट्स अ काइंड ऑफ रेगुलेटर। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया रेगुलेटर है जो इंसॉल्वेंट एजेंसी, इंसॉल्वेंट प्रोफेशनल वगैरह को यूज करेगा। दूसरा बोल रहा है इट हैज रेगुलेटरी ओवरसाइट ओवर इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एंड ऑल्सो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी। यस, इसका काम ही है रेगुलेशन को टेस्ट, इट हैज रेगुलेटरी ओवरसाइट। तीसरा बोल रहा है इट राइट्स एंड एनफोर्सेस रूल्स फॉर कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन एंड इंडिविजुअल बैंक्रप्सी। हाँ, ये उनका मैनेजमेंट वगैरह ले लेता है, नए रूल्स वगैरह बनाता है, कॉर्पोरेट के इंसॉल्वेंस को रिजॉल्व वगैरह कैसे करेंगे, बैंक्रप्सी हो गई तो रिजोल्यूशन वगैरह कैसे लाएंगे, तो ये भी इसका काम है। फोर्थ क्या बोल रहा है इट हैज बीन डेजिग्नेटेड एज अथॉरिटी फॉर रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ प्रोफेशन ऑफ वैल्यूअर इन द कंट्री। यस, इसका काम ही रेगुलेशन वगैरह करने का है, तो ये स्टेटमेंट भी मेरा करेक्ट है। हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट, all the statement are correct means all 4 are correct, so all 4 is given in D, so D is the correct answer of question number 19। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 है वायबिलिटी गैप फंडिंग रिफर्स टू इन्वेस्टमेंट मेड बाय एंजल इन्वेस्टर इन बडिंग कंपनीज। अब वायबिलिटी गैप फंडिंग आप लोगों ने बार बार वर्ड सुना होगा, व्हाट इज दिस वायबिलिटी गैप फंडिंग। वायबिलिटी गैप फंडिंग का मतलब होता है फॉर एग्जांपल कोई प्रोजेक्ट है,
वो प्रोजेक्ट क्या है, दैट प्रोजेक्ट इज वायबल, मतलब वो प्रोजेक्ट सक्सेस हो सकता है लेकिन अभी उसके पास फंडिंग की कमी है, उसके पास पैसा नहीं है, वो फाइनेंशियल वायबल नहीं है लेकिन लॉन्ग टर्म में वो सस्टेनेबल है। इस केस में गवर्नमेंट क्या करती है, इस टाइप के प्रोजेक्ट, फॉर एग्जांपल जो प्रोजेक्ट चलाना चाहता है, प्रोजेक्ट कितने का है, फॉर एग्जांपल प्रोजेक्ट कॉस्ट 100 करोड़ रुपीस, लेकिन जिसका प्रोजेक्ट है उसके पास अभी सिर्फ कितने 80 करोड़ रुपीस ही है, तो उसके पास फाइनेंशियल फंडिंग की कमी है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, उसको 20 करोड़ रुपीस और लोन वगैरह के फॉर्म में प्रोवाइड कर देगी। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, वायबिलिटी गैप फंडिंग, क्योंकि प्रोजेक्ट वॉज वायबल लेकिन फाइनेंशियल अभी वो वीक था, तो उसको क्या दे दिया, कुछ फंड वगैरह प्रोवाइड कर दिया 20 करोड़ का। तो क्या ये एंजल इन्वेस्टर ने प्रोवाइड किया, नहीं, इट इज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट और सम अदर कॉर्पोरेट। सो वायबिलिटी गैप फंडिंग का मतलब होता है ऐसे प्रोजेक्ट जो वायबल है लेकिन वो इस समय फाइनेंशियली वीक कंडीशन में है, तो उनको कुछ फंडिंग वगैरह देना। सो वायबिलिटी गैप फंडिंग रिफर्स टू इन्वेस्टमेंट मेड बाय एंजल इन्वेस्टर, नहीं, तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग। स्टेटमेंट 2 बोल रहा है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस स्टिपुलेट एफडीआई सेक्टर कैप्स इन सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। अभी हम लोगों ने देखा था मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ये सारी चीजों के साथ डील करता है, पिछले क्वेश्चन में आ चुका है। सो स्टेटमेंट 2 भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि एफडीआई से डील करना है ना, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से डील करना, तो उसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स थी, नॉट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। सो विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट, सो बोथ ऑफ देम आर इनकरेक्ट, सो आंसर इज डी। सो डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 20। काफी इजी क्वेश्चन था। वायबिलिटी गैप फाइनेंस मीन्स अ ग्रांट टू सपोर्ट प्रोजेक्ट दैट आर इकोनॉमिकली जस्टिफाइड बट नॉट फाइनेंशियली वायबल। वो इकोनॉमिकली तो जस्टिफाइड है कि वो वर्क करेंगे लॉन्ग टर्म में, लेकिन अभी वो फाइनेंशियली वायबल नहीं है, तो जो उनमें गैप बच रहा है, जितना पैसा कम पड़ रहा है, उस पैसे को प्रोवाइड करने को क्या बोलते हैं, वायबिलिटी गैप फंडिंग। और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड ट्रेड क्या करती है, एफडीआई सेक्टर्स के नॉर्म्स वगैरह को डिसाइड करती है। ये हम लोगों ने ऑलरेडी प्रीवियस क्वेश्चन में भी देख लिया था। आई होप आपको लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। अगर आप लोग भी यूपीएससी और एमपीपीएससी का न्यू बैच ज्वाइन करना चाहते हो, दैट टू एट मोस्ट अफोर्डेबल प्राइस ऑफ ₹4500 ओनली, तो आप परसिवरेंस आईएएस की ऐप को डाउनलोड कर सकते हो और पूरी वीडियो लेक्चर सीरीज को एक्सेस कर सकते हो। अगर आपको कोई भी डाउट आता तो इस नंबर के ऊपर आप मुझसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।